Hello everyone, my name is Amit Thakur and I welcome you all in this incredible online platform of KD Star Senior Secondary School। बच्चे, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गोल है आज का, टुडेज गोल, जो हमारा आज का गोल है वो है अपना जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहां से स्टार्ट हुई, किस तरह से आगे बढ़ी, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे पास आता है पहला एटम। एटम क्या होता है और एटम बनता कैसे है। एटम बनता है हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जिनसे मिलके बनता है हमारा एटम, और इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी और हमारा एटम भी चेंज होता जाएगा। ठीक है जी, तो एटम हमारा, किसी भी मैटर को पकड़िए, उसे डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए और सबसे लास्ट जो पार्टिकल बचेगा उसे बोलते हैं हम एटम। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से जुड़ के बनता है, जिसे बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए। यही एटम बार बार जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है एक एलिमेंट, और एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एक्स से। एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से। एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे आपके पास हो सकता है हाइड्रोजन, आपके पास हो सकता है ऑक्सीजन, और आपके पास हो सकता है कार्बन, और बहुत सारे एलिमेंट। पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, आप किसी को भी उठा के देख सकते हो। तो इन जनरल में उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से, और एक्स में यहां पर कोई ना कोई नंबर होगा जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जेड से, और एक नंबर आपको यहां दिखेगा जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से। जेड हमें बताता है एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें बताता है जेड। और अगर हमारा ये एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या है? ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ना हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आएगा जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई एटम को दे देंगे, उससे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। तो उस टाइम पर एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है, क्या उस पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, अब आता है ए। ए क्या बताता है हमें? ए हमें बताता है एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, एटम का क्या वेट है उसके बारे में। ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने एक एटम में प्रोटॉन होंगे प्लस जितने उसमें न्यूट्रॉन होंगे, वो हमें बताएगा मास नंबर के बारे में। बच्चे, ये जो 2 चीजें हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बेस्ड ही अलग अलग क्लासिफिकेशन आगे बताई गई है। ठीक है जी, ये हमारा बेस हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम एक एक को क्यों स्टडी नहीं करते। तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब 118 एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम नहीं जान सकते, वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी अरेंज
elements, we arrange the elements of similar property in a tabular form, in a tabular form. तो हमने जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज करना स्टार्ट किया, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक साथ रखना स्टार्ट किया और उसे एक टेबुलर फॉर्म में बनाया, जिसे हम आज बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जिसे क्या बोलते हैं आज? पीरियोडिक टेबल। इसलिए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। अब जैसे जैसे जब स्टार्टिंग की थी हमारे लेवोजियर ने, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे लेवोजियर आए, उन्होंने क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा, उन्होंने कहा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ये दो तरह के होंगे। एक होंगे मेटल्स, इन्होंने दो ग्रुप्स में बांटे, एक होंगे मेटल्स और एक होंगे नॉन मेटल्स। अब मेटल कौन और नॉन मेटल कौन? ऐसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करे उन्हें बोलेंगे मेटल्स। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल भी हम लेंगे, जैसे मेटल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। और जो हमारा नॉन मेटल का, ये मेटल का एग्जाम्पल है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और बना देगा Cl-। ठीक है जी। तो ये होते हैं मेटल जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। लेवोजियर ने इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस तरह से उन्होंने कहा मेटल्स जिनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और नॉन मेटल जिनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इस तरह से क्लासिफाई किया। अब लिमिटेशन, लेवोजियर की जो क्लासिफिकेशन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसकी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? जैसे जैसे उन्होंने अरेंजमेंट स्टार्ट किया, कुछ एलिमेंट ऐसे आए जिनकी प्रॉपर्टी मेटल के साथ भी थी, जो शो करते थे प्रॉपर्टीज मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी, जिन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स की पोजीशन लेवोजियर नहीं बता सके। ठीक है जी। तो ये लेवोजियर की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन थी। अब आती है सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं डॉवरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। अब ये ट्राइएड क्या है? डॉवरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। ये ट्राइएड क्या है पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइएड, थ्री एलिमेंट्स आर grouped together according to their similar chemical properties। तीन एलिमेंट्स लिए गए, अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई। जिन जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उन्हें तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज किया गया। लेट्स से A, B एंड C, तीन एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और अरेंजमेंट इस तरीके से गया, जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, A से C तक जा रहे हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज होता जा रहा। एटॉमिक मास क्या होता जा रहा? इंक्रीज होता जा रहा है। डॉवरेनियर ने कहा अगर आप लोगों को इनका एटॉमिक मास पता है, तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू
एवरेज ऑफ ए एंड सी। डॉबरेनियर ने कहा जो एटॉमिक मास बी का होगा वो एवरेज होगा एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, एवरेज होगा। एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटाशियम का होता है 39। अब हम अकॉर्डिंग टू डॉबरेनियर ये देखने जा रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने कहा था जो एटॉमिक मास लेट से सोडियम का x मान के चलेंगे हम, ये इक्वल होगा लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटाशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, जो आता है बच्चे 46/2 विच इज इक्वल टू 23। इस तरह से उन्होंने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई किया था। ऐसा ही हमारे पास एक और ट्रायड होता है, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम होता है 40, स्ट्रोंशियम होता है 88 और बेरियम होता है 137। तो बच्चे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे लेट से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है x, आप बोलोगे लेट से x इज इक्वल टू 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 177 डिवाइडेड बाय 2, जो आता है कितना 88.5 के अराउंड। तो यहां पे हम देखेंगे स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है 88, कैलकुलेट करके आ रहा है 88.5, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा। तो ये भी एक डॉबरेनियर ट्रायड है। ऐसा ही एक एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लेट्स से एक है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127 और ब्रोमीन का होता है 80। तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या ये डॉबरेनियर ट्रायड लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब डॉबरेनियर के ट्रायड लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। वो लिमिटेशंस क्या क्या थी? दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली टू सर्टेन एलिमेंट्स देन कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, यहां थोड़ा गलत लिखा है, देन कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है जी। कुछ टाइम बाद जब आप एलिमेंट्स को देखना स्टार्ट करो तो वो डॉबरेनियर का जो ट्रायड लॉ था वो फेल हो जाता था। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 31 और आर्सेनिक का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 75। जब ये लॉ इसमें लगाया गया तो ये लॉ यहां पे हो जाता है फेल। आप बच्चे इसे करके भी देख सकते हो, यहां पे ये लॉ हो जाएगा फेल। लेट्स से फॉस्फोरस का x है, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, जो आएगा 89/2 विच इज इक्वल टू 44.5। आना चाहिए था 44.5, लेकिन आता कितना है 31। तो यहां पे हमारा डॉबरेनियर का ट्रायड लॉ हो जाता है फेल। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वहां पे डॉबरेनियर का ट्रायड लॉ हो जाता है फेल। अब ये लॉ फेल हुआ तो नेक्स्ट लॉ आया। नेक्स्ट लॉ का नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। According to this law, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the properties of every eighth element is similar to that of first element. जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट करें तो हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होना स्टार्ट कर जाएगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। लेट्स से उन्होंने इसे कंपेयर किया था म्यूजिकल नोट्स के साथ, तो म्यूजिकल नोट्स के साथ पहले हम इसे लिखना चाहेंगे। ही कंपेयर्ड दिस क्लासिफिकेशन विथ म्यूजिकल नोट्स।
म्यूजिकल नोट्स जैसे हमारे पास है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब 8th जो सुर आएगा वो एकदम कौन आएगा? फिर से सा। उन्होंने कहा एलिमेंट्स में भी ऐसा ही होगा, जो 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज होंगी सेम। इसी तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद आता है हमारे पास 7 हो गए, 8th आएगा हमारे पास फ्लोरीन। फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर आता है हमारे पास क्लोरीन। फिर आता है हमारे पास पोटाशियम। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम। और ये एप्लीकेबल भी यहीं तक था बच्चे, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इसके नीचे उन्होंने क्लोरीन के नीचे उन्होंने देख लो कोबाल्ट एंड निकल को भी रखा था, और इसके नीचे ब्रोमीन को भी रखा था। ये एक ही ग्रुप में आ रहे थे। ठीक है जी, इस तरह से उन्होंने, देखिए अब हम जब देखना चाहेंगे, उन्होंने पहला एलिमेंट रखा हाइड्रोजन, तो हम गिनने जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, या फिर लेट से हम लिथियम को मान के चल रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन है हमारा? लिथियम। ये है फर्स्ट एलिमेंट। यहां से काउंट करना स्टार्ट करें। फर्स्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। यही तो ये लॉ बोलता था। 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? हमेशा सेम आएगी। वैसा ही यहां पे भी हुआ। फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और 8th एलिमेंट है सोडियम, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी आती हैं? सेम आती हैं। ऐसा आप हर एक एलिमेंट में देख सकते हो। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या थी बच्चे? दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल था। हमने कहा कहां तक? ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ये लॉ एप्लीकेबल था। ही सेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एट दैट टाइम। उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे, और न्यूलैंड ने कहा ये एलिमेंट इतने के इतने ही रहेंगे, इसके आगे एलिमेंट्स नहीं होंगे। वहां पे सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में पाए जाएंगे, उसके आगे नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो हमारे पास एलिमेंट्स भी बढ़ते गए। ठीक है जी। ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एंड दैट टू विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया था बच्चे? जैसे हमारे पास यहां पे हमने लिखा है, यहां आप देख भी सकते हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट एक साथ रखे गए हैं, कोबाल्ट एंड निकल। क्योंकि इनका एटॉमिक मास नियरली सेम होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। हमारे न्यूलैंड ने इन्हें एक ही ग्रुप में रखा और एक ही पोजीशन पे रखा। यह भी उनका एक ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी। ठीक है जी। व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, ठीक है जी, तो नोबल गैसेस को अरेंज करने पे जब हम आए इस टेबल में, नोबल गैसेस को जब डिस्कवर किया गया और हमारे इस पीरियोडिक टेबल में उन्हें अरेंज करने की बारी आई, तो जैसे ही हमने नोबल गैसेस को अरेंज किया, यहां पे आती है नोबल गैसेस। जैसे यहां आई हीलियम, यहां आई नियॉन, फिर आई आर्गन, इस तरह से यहां पे नोबल गैसेस आई। वैसे ही ये लॉ भी फेल हो गया। लॉ बोलता था फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब जरा हम काउंट करते हैं। जैसे ही हमने यहां नोबल गैसेस रखी, अब देखते हैं, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, लिथियम के बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th आ गया नियॉन। नियॉन की प्रॉपर्टी तो लिथियम के साथ सेम नहीं होती। यहां पर यह लॉ हो जाता है फेल। जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, ये लॉ हो गया फेल। तो आप बोलेंगे सर ये नोबल गैसेस डिस्कवर क्यों नहीं हुई थी तब तक? नोबल गैसेस बच्चे सबसे लास्ट में डिस्कवर हुई। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस होती हैं इनर्ट, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाती, ये हमें नेचर में इजीली मिलती नहीं है, ये बहुत मुश्किल से डिस्कवर हुई, इसलिए ये सबसे लास्ट में डिस्कवर हुई। और इसकी वजह से हमारे न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी फेल हुआ। ठीक है जी। न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल जैसे ही फेल हुआ, नया पीरियोडिक टेबल आया मेंडलीव्स का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या बोलता था, या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेम बच्चे वैसा ही है जैसा हमारा न्यूलैंड था।
इन्होंने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उन्हें इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया, जिन्हें हमने बोला 8 ग्रुप्स, और इन्होंने एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया, जिन्हें हमने कहा 7 पीरियड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टेमैटिक वे से 8 ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में। बच्चे, उन ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में। चलिए पहले ग्रुप्स की ही बात करते हैं, रोज के बारे में बाद में बात होगी, पहले ग्रुप्स की ही बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं मेंडलीव ने क्या किया, 8 वर्टिकल कॉलम्स लिए जिन्हें हमने कहा ग्रुप। क्या कहा, ग्रुप। और ये ग्रुप्स को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। इन ग्रुप्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, नाम रखा सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए में एलिमेंट रखे वो एलिमेंट रखे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोले तो बच्चे जो एलिमेंट्स हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होते हैं, यहां रखे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और सब ग्रुप बी में रखे गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो 8 ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में रखे गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी में रखे गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस तरह का कुछ दिखता था हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की, ये सिर्फ एप्लीकेबल था, ओनली एप्लीकेबल केवल अप टू ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 8 में उन्होंने ऐसा लॉ फॉलो नहीं किया कि 2 सब ग्रुप में बांटे। वहां उन्होंने एलिमेंट्स को बांटा 3 सब ग्रुप में और वहां पे अरेंज किए गए 9 एलिमेंट्स। ठीक है जी। ग्रुप 8 इज सब डिवाइडेड into 3 subgroups and 9 elements are arranged in it। और इसमें 9 एलिमेंट को अरेंज किया गया। देख सकते हैं आप, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है हमारे पास, इसमें 2 सब ग्रुप बनाए। देखिए ए और बी। ए में आया हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप बी में आया हमारे पास सोडियम, सिल्वर और कॉपर। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है जी। और जैसे ही ग्रुप 8 के पास पहुंचे, ग्रुप 8 में यहां देखिए 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया। नीचे वाला एक लिखा नहीं है, यहां पे ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम आता है उसमें, वो यहां पे लिखा नहीं गया है, वो यहां पे 3 जो 8th ग्रुप है उन्हें 3 सब ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया गया। ऐसा सोचिए आप, ऐसे हैं ये। इसी तरह है आयरन, कोबाल्ट और निकल, और इनके नीचे 3 और एलिमेंट्स रखे गए और 3 और इस तरह से 8th ग्रुप में हुए हमारे पास कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। ये था हमारा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। इसकी मेरिट्स क्या क्या थी, क्या क्या इसमें अच्छी बातें थी। तो सबसे पहली मेरिट थी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल था वो सिस्टेमैटिक वे से था। कैसा था, सिस्टेमैटिक वे से। हम पीरियोडिक टेबल देखने जा रहे हैं, देखिए कैसे सिस्टेमैटिक वे से। जैसे मैं लिथियम से जा रहा हूं फ्लोरीन तक, कहां से कहां जा रहा हूं, लिथियम से फ्लोरीन तक। अगर मैं यहां से साइज की बात करूं तो आप आगे जाके पढ़ोगे कि लिथियम से जब हम फ्लोरीन तक जाते हैं साइज हमारा डिक्रीज होता जाता है, साइज छोटा छोटा और
जो हमारे लिथियम के एटम का साइज है वो बड़ा होगा, जो फ्लोरीन के एटम का साइज है वो कैसा होगा, छोटा। तो एक सिस्टमैटिक ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि लिथियम से कार्बन गए साइज हुआ डिक्रीज, कार्बन से फ्लोरीन गए साइज हो गया इंक्रीज, इस तरह से नहीं था। उन्होंने एकदम सिस्टमैटिक वे से इसे अरेंज किया कि अगर आप पर्टिकुलर पीरियड में जा रहे हो या पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हो, जो ट्रेंड्स हैं, चाहे वो साइज हो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, मेटालिक करैक्टर हो, उनका जो ट्रेंड है वो सिस्टमैटिक ही रहेगा। पहली मेरिट हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ये थी। सेकंड मेरिट, ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, जो हमारे मेंडलीव थे इन्होंने बीच में खाली जगहें छोड़ना स्टार्ट किया, इन्होंने बीच बीच में खाली जगहें छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे पास है यहां पे बोरॉन होगा, हमारे पास बोरॉन है, यहां पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने जगह छोड़ दी। जैसे बोरॉन के नीचे यहां जगह छोड़ी है, एल्यूमिनियम के नीचे यहां जगह छोड़ी है, जगह छोड़ दी गई, यहां जगह छोड़ दी गई। लाइटर कलर दिखेंगे नहीं आपको, 2 मिनट। यहां जगह छोड़िए, बोरॉन के नीचे देखिए, एल्यूमिनियम के नीचे यहां जगह छोड़िए। ऐसी जगह वो छोड़ते गए और इन्होंने कहा फ्यूचर में कभी ना कभी यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और उनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली एल्यूमिनियम से मिलेगी या बोरॉन से मिलेगी, क्योंकि ये सेम ग्रुप में है। ठीक है जी, तो ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने कहा, ऐसे एलिमेंट्स का नाम इन्होंने रखा इका बोरॉन या फिर इका एल्यूमिनियम या फिर इका सिलिकॉन। अब ये इका क्या है? इका वर्ड जो लिया गया है वो संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन। इका का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन। यहां बोरॉन है तो बोरॉन। इका एल्यूमिनियम का मतलब फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम। इका सिलिकॉन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन। तो बाद में देखा गया जो मेंडलीव ने प्रेडिक्शन की थी वो एकदम सही प्रेडिक्शन थी। फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन आया हमारे पास स्कैंडियम, हमारे पास आया स्कैंडियम। एल्यूमिनियम के बाद आया हमारे पास गैलियम और सिलिकॉन के बाद आया जर्मेनियम, और ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर भी हुए। मेंडलीव ने एकदम सही प्रेडिक्शन की थी, फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी, जैसे स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से मिली, गैलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिली और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी हमारे सिलिकॉन से मिली। उन्होंने एकदम सही प्रेडिक्शन की थी। और थर्ड मेरिट आती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, ही करेक्टेड डाउटफुल मासेस। कुछ मासेस ऐसे थे जो डाउटफुल थे, जैसे हमारे पास है बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक मास हम मान के चलते थे है 13.5, लेकिन मेंडलीव ने कहा ये 13.5 के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, इसकी प्रॉपर्टी कहीं और मैच होती है। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास गलत है। सही एटॉमिक मास इसका रहेगा 9। एटॉमिक मास कितना रहेगा? 9। एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला उन्होंने बताया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास होता है बेरिलियम का 4.5 इनटू वैलेंसी है इसकी 2 विच इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से उन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास की करेक्शन भी की। यह भी उनकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज था उनके पीरियोडिक टेबल का और एक मेरिट थी। लास्ट में आता है नोबल गैसेस वर इजीली प्लेस्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल। जो हमारी नोबल गैसेस थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब उन्होंने दिया था उस टाइम तक फिर से डिस्कवर नहीं हुई थी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और उन्हें अरेंज करना चाहा गया किसमें? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो वो इजीली यहां पे अरेंज हो गई। उन्होंने जो हमारी नोबल गैसेस थी उन्हें प्लेस किया यहां पर। इस टाइम पे यहां दिया नहीं है पर एग्जैक्टली हाइड्रोजन का जो हमारा ग्रुप 1 है उसके आगे, और इसका नाम रखा गया जीरो ग्रुप। इसका नाम रखा गया जीरो ग्रुप। इन्होंने एग्जैक्टली यहां प्लेस की सारी नोबल गैसेस यहां आई, नोबल गैसेस यहां आई, तो हमें ये पीरियोडिक टेबल छेड़ना नहीं पड़ा। नोबल गैसेस एग्जैक्टली यहां तक आ चुकी हैं। अब बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली लिमिटेशन है एनमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स।
कुछ एलिमेंट्स को एक साथ इसलिए रखा गया, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी इसलिए नहीं, बल्कि उनके एटॉमिक मासेस राउंड एंड अराउंड सेम थे इसलिए। जैसे हमारे पास कोबाल्ट एंड निकल, इन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में रखा गया, इसलिए नहीं क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस सेम है। जैसे इसका होता है 8.9, 58.9, इसका होता है 58.7। ऐसा आप देख भी सकते हैं हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। क्या हमारे पास जो हमारा कोबाल्ट है इसका 58.93 लिखा है यहां पे, और यहां पे है 58.71। इनका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। एटॉमिक मास कैसा है? अप्रोक्सीमेटली सेम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, फिर भी इन्हें एक साथ रखा गया। ये सबसे पहली लिमिटेशन पीरियोडिक टेबल की। सेकंड लिमिटेशन, पोजीशंस ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप होता क्या है बच्चे? आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर 1 1 एंड 1 है। मास नंबर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, जैसे मास नंबर यहां 1, यहां 2, यहां 3, इसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। मास नंबर 3 तो बोलते हैं क्या? ट्रिटियम। अगर मास नंबर अलग अलग, तो मेंडलीव ने तो कहा ही ये था, उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का जो हमारा ट्रेड था वो था ही क्या? एटॉमिक मास। अगर इन सबके एटॉमिक मास अलग अलग हैं तो इन सभी को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रखा इन्हें सिर्फ एक जगह। तो जब उनसे पूछा गया इन्हें अलग अलग पोजीशन क्यों नहीं मिली, तो इसको एक्सप्लेन करने में मेंडलीव हो गए थे फेल। तो ये उनकी एक और लिमिटेशन है। तीसरा आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। हाइड्रोजन को रखा कहां जाए? रखा जाए ग्रुप 1A में या फिर ग्रुप 7A में। ग्रुप 1A में हमारे पास होते थे अल्कली मेटल्स और ग्रुप 7A में हमारे पास होते थे हैलोजन्स। अब ध्यान से देखें बच्चे, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है अल्कली मेटल की तरह और कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है हैलोजन्स की तरह। जैसे अल्कली मेटल की तरह कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? जितने अल्कली मेटल होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे बैलेंसी शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसा कहिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं। ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और Li1 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो भी एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी शो करता है, और ये देगा हमें क्या? H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टी ये अल्कली मेटल की तरह शो करता है। और हैलोजन की तरह, हैलोजन जितने भी होते हैं हमारे, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं। 2 एटम इनके आपस में मिले हुए होते हैं, Br2 और I2। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? डाई एटॉमिक। इनके 2 एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये 2 होते हैं हमारे पास डाई एटॉमिक। हमारा हाइड्रोजन जो है वो भी होता है कैसा? डाई एटॉमिक। अब हाइड्रोजन थोड़ी प्रॉपर्टीज हैलोजन की तरह शो करता है, थोड़ी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल की तरह शो करता है। अब इसकी पोजीशन कहां हो? ग्रुप 1A में या ग्रुप 7A में? जब मेंडलीव से ये पूछा गया तो वो ये भी एक्सप्लेन करने में फेल हुए। ये भी उनके पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन थी। लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ये बात हम कर चुके बच्चे। जैसे कोबाल्ट और निकल अनलाइक एलिमेंट्स है लेकिन सेम ग्रुप में रखे गए थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मासेस। अगर हम मासेस के बेस में, लेट्स से हमारे पास 2 एलिमेंट है A और B, और इसका एटॉमिक मास है 48.5 और इसका एटॉमिक मास है 48.9। अब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हम देखना चाहें तो यहां पर कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं बच्चे। A और B के बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? जिसका एटॉमिक मास हो 48.6, 48.7, 48.8, इतने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स इसके बीच में भी आ सकते हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कितने आए। लेट्स से अगर यहां पे इतना नहीं और इतना हो जाए, 58.7 हो जाए, कितने ही एलिमेंट आएंगे इसके बीच में? क्या इतने एलिमेंट होते हैं? तो आंसर है नहीं। तो वो ये एक्सप्लेन करने में भी हुए थे फेल।
ठीक है जी। जब ये सारी लिमिटेशंस हमारे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में आई, तब हमें जरूरत पड़ी एक नए पीरियोडिक टेबल की, जिसे हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिसे हमने कहा क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिया किसने था? दिया था हेनरी, डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या कहा? काम इनका भी एग्जैक्टली बच्चे सेम वही था जैसा हमारा मेंडलीव का था। मेंडलीव का जो काम था, वहां पे हमने एटॉमिक मासेस के बेस्ड के ऊपर हमने देखा कि उससे क्लासिफिकेशन कैसे होती है। इन्होंने भी काम पहले एटॉमिक मास पे ही किया। इन्होंने भी काम पहले कैसे किया? एटॉमिक मास पे ही किया। और इन्होंने पहले काम किया एटॉमिक मास पे और एक ग्राफ बनाने की कोशिश की। इन्होंने किया क्या था? एक मेटल लिया और मेटल के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स से जो रेडिएशन निकलेगी उन्हें पास करना स्टार्ट किया और वहां से एक्सरे निकलनी स्टार्ट हुई। एक्सरे की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से, विच इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी अंडर द रूट। जेड माइनस बी अंडर रूट नहीं, सॉरी, ये एक वैल्यू आई। ठीक है जी, ये कोई वैल्यू आई जहां पे ए और बी क्या होते हैं? ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। जेड होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर और जो हमारा न्यू होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। पहले उन्होंने एटॉमिक मास पे ही किया था और यहां जेड की जगह उन्होंने ए रखा था, एटॉमिक मास का वैल्यू रखी थी। ठीक है जी। और उन्होंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की। ग्राफ उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, ये ग्राफ रहा। यहां उन्होंने फ्रीक्वेंसी ली और यहां एटॉमिक मास और ग्राफ बनाने की कोशिश की। ग्राफ कुछ ऐसा बना, जिगजैग ग्राफ बना। कैसा ग्राफ बना? जिगजैग ग्राफ। इससे कोई भी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। कोई भी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा एटॉमिक मास से ऐसा आ रहा है, चलो एटॉमिक मास की जगह में क्या रख के देखता हूं? एटॉमिक नंबर रख के देखता हूं, एटॉमिक नंबर। तो ग्राफ आया हमारे पास कुछ ऐसा, जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आया। ठीक है जी। इस वजह से उन्होंने कहा जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की बजाय हमें इन्हें अरेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलता है। क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारा फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। क्या ये बात क्लियर बच्चे? ठीक है जी। अब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी चाहेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न, और इसे बोलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी। या तो इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या तो इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वहां पे 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं 18 ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम पीरियड, 7 पीरियड्स। ठीक है जी। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमारे मेंडलीव ने लगाया था। उनकी ये बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने सिस्टमैटिक वे से इसे अरेंज करना स्टार्ट किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने भी इसे एज इट इज उठाया, क्या ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज में हमें अरेंज करना स्टार्ट किया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज करना स्टार्ट किया। 2 रोज दैट इज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स सीरीज आर प्लेस बिलो द टेबल। 2 सीरीज और 2 ग्रुप और सीरीज, और एक को बोलते हैं लेंथेनाइड्स, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड्स, वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चे कुछ ऐसा दिखता है। यहां पे आप देखोगे यहां से लेके यहां तक 18 ग्रुप्स हैं। इसे हम पर्टिकुलर एक चीज को ग्रुप बोलेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट रखे गए जिन सबकी क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम के साथ मैच हो रही हो, सबको अरेंज किया गया। 18 ऐसे ग्रुप हैं और 7 ऐसे पीरियड्स हैं। जब आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ऐसे क्या हैं, पीरियड्स हैं जो हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। ठीक है जी। और 18 ग्रुप्स हैं और 2 नीचे और सीरीज हैं जिन्हें हमने कहा था लेंथेनाइड्स और इन्हें हमने कहा था एक्टिनाइड्स। ठीक है जी। इन्हें कहा था
एक्टिनाइड्स। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और छोटी छोटी जरूरी बातें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक होंगे? 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक को बोलते हैं हम एस ब्लॉक, जो होता है ग्रुप नंबर 1 to 2, ग्रुप नंबर 1 to 2। दूसरा ब्लॉक आता है हमारे पास डी ब्लॉक, जो होता है ग्रुप नंबर 3 to 12। उसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक, जो होता है हमारे पास ग्रुप नंबर 13 to 18। और लास्ट में आता है हमारे पास जो नीचे दिए गए ये ब्लॉक्स हैं, जो ये हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोला जाता, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोला जाता, और डी ब्लॉक को डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोला जाता? क्योंकि जो भी यहां इस ब्लॉक में एलिमेंट होंगे, उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे हमारे पास एस ऑर्बिटल में। कहां पे फिल होंगे वो? एस ऑर्बिटल में। इसलिए बैलेंस चलिए आगे लिखते हैं। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर filled in s ऑर्बिटल। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें s ऑर्बिटल में फिल किया जाता है। p ब्लॉक को p ब्लॉक क्यों बोलते? बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। d ब्लॉक को d ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन है अब इनकी फिलिंग डी ऑर्बिटल में स्टार्ट हो जाती है। एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी पढ़ा, जिसे दिया था हेनरी मोज़ले ने। तो बच्चे आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले वो समराइज करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमने पढ़े अलग अलग पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। पहले पढ़ा हमने लेवोजियर का, जिन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसकी लिमिटेशन पढ़ी कि मेटलॉइड्स को ये अरेंज नहीं कर पाए थे। फिर हमने पढ़ा डॉवरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। 3 के एलिमेंट लिए इन्होंने जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज किया, और कहा जो हमारा बीच का एलिमेंट होगा, बी एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास एवरेज होगा एटॉमिक मास ए प्लस एटॉमिक मास सी। ठीक है जी। उसके बाद इसकी हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशन डॉवरेनियर ट्राइड की, क्या कुछ ट्राइड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ी न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एकदम म्यूजिकल नोट्स की तरह है, सारे गामा पाधा नी। जो 8th एलिमेंट आएगा वो फिर से क्या आएगा? सा। और फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। और ये भी बेस्ड था हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे इंक्रीज हो रहा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है जी। और इसकी हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, क्योंकि वह उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने कहा 56 एलिमेंट्स जो हैं ये इतने ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। जब नोबल गैसेस आई, उन्हें प्लेस करने का हमने कोशिश किया न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल की जो लॉ है, पीरियोडिसिटी है, वो फेल हो गया। फिर हमें जरूरत पड़ी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव्स ने कहा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। इसमें इन्होंने दिए 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड। 8 ग्रुप्स को भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, और जो इसका 8th ग्रुप था उसे 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है जी। उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आते थे। उसके बाद हमने ये देखा, ये है हमारा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। उसके बाद हमने मेंडलीव्स की कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, मेरिट्स पढ़ी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था। ठीक है जी। कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन की थी इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया था ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। इसके अलावा भी इन्होंने प्रेडिक्शन की कि इसके अलावा कुछ और एलिमेंट आएंगे जिनकी उन्होंने पहले से प्रेडिक्शन की थी।
ठीक है। कुछ इन्होंने हमारे पास डाउटफुल मासेस थे, एटॉमिक मासेस, उन्हें करेक्ट किया। नोबल गैसेस इजीली अरेंज हो गई, ठीक है जी। लिमिटेशन थी कि हमारे पास जो पोजीशन है आइसोटोप्स की वो कहां होगी, अरेंजमेंट सही से नहीं था। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पढ़ा, ये दिया था हेनरी मोजले ने। और यहां पे हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के, ठीक है जी। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है जी, कितने ब्लॉक्स होते हैं, उनके बारे में हम सारी कहानी कर चुके, ठीक है जी। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चे, जो अगले लेक्चर में आएगा, वो आएगा इसमें कुछ ट्रेंड्स, जैसे साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड। वो कहानी है अगले लेक्चर की। तब तक के लिए थैंक यू, आप यहां आए और आपने हमसे केमिस्ट्री पढ़ी। थैंक यू बच्चे, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।